जय द्वारिकाधीश। बनारस कोई शहर नहीं है, वह एक ठहराव है, एक ऐसा कोना जहाँ वक्त आकर अपनी घड़ी देखना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि बनारस में पैदा होना नसीब की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बनारस में किसी से इश्क होना और उस इश्क को खुद को राख कर देना मोक्ष से भी बड़ी बात है। वह जुलाई का महीना था जब बनारस पर सावन अपनी पूरी रंगत के साथ उतरता है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और 80 घाट की सीढ़ियों पर बारिश की मोटी बूंदें सीधे गंगा के सीने में समा रही थी। नदी का पानी उफान पर था, मटमैला और गहरा, जैसे उसके अंदर सदियों का कोई दर्द उमड़ रहा हो। मैं घाट के छज्जे के नीचे बैठा था, उंगलियों में के बीच सुलगती हुई सिगरेट और बगल में कड़क बनारसी चाय का कुल्हड़, जिससे उठती हुई भाप हवा की ठंडक में मिल रही थी। पप्पू की दुकान से इलायची वाली चाय की खुशबू और सावन के सन्नाटे को चीरती हुई दूर किसी मंदिर से आती महादेव की स्तुति। हवा में एक अजीब सा नशा था। तभी वह अचानक आ गई। बारिश से बचने के लिए वह दौड़ती हुई उसी छज्जे के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसके भीगते हुए बाल उसकी पीठ पर चिपके हुए थे और उसके सावन के रंग में डूबी हुई हरी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से ढलकर उसकी गर्दन तक जा रही थी। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था जिसे वह भीगने के बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर बारिश भी तो बेइंतहा थी। वह आकर ठीक मेरे बगल में खड़ी हो गई, इतने पास कि उसके भीगे कपड़ों से उठने वाली सौंधी महक मुझे आज तक आ रही थी। उसने चाय वाले को आवाज़ दी, भैया एक चाय देना। हाँ, अदरक कूट कर डालिएगा और चीनी कम। उसकी आवाज़ में बनारस की कोई पुरानी बदकही जैसी मिठास थी। उसने जब अपने गीने बालों को झटका तो पानी की कुछ बूंदें मेरे चेहरे और डायरी पर आ गिरी। उस पल में मुझे लगा कि दशस्व में एक घाट की सारी रोशनियाँ सिमट कर उसकी आंखों में समा गई है। मुझे उस लड़की से प्यार नहीं हुआ था, मुझे उस लड़की के बहाने बारिश में भीगे हुए बनारस में दोबारा प्यार हो गया था। मैंने जानबूझकर अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा जो बारिश की बूंदों से पहले ही थोड़ा नम हो चुका था। उस पर मिर्जा गालिब का एक शेर लिखा कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती भी एक दिन। पन्ना मोड़कर मैंने उसकी तरफ खिसका दिया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थी, जैसे सावन की काली घटा। उसने पर्ची खोली, पढ़ा और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसने जुलाई की उस उदास अंधियारी दोपहरी को एक झटके में रोशन कर दिया। उसने पलट कर कहा, हाँ, गालिब भी बनारस आए थे तो यहीं के होकर रह गए थे। आप भी इस सावन में कहीं यहीं के होकर न रह जाना। मैंने चाय का कुल्हड़ उठाया और कहा, अगर सामने बनारस जैसी खूबसूरत वजह हो तो इस बारिश में बह जाने में हर्ज क्या है। उसका नाम वैदेही था। वह JNU से हिंदी साहित्य में रिसर्च कर रही थी और कबीर पर लिखने के लिए बनारस आई थी। और मैं तो बस एक आवारा फक्कड़ कवि था जो बनारस की गलियों में अपनी रूह को ढूंढ रहा था। बनारस की गलियां दुनिया का सबसे खूबसूरत भूल भुलैया है। अगर आप इन गलियों में खोए नहीं तो समझो आपने कभी मोहब्बत नहीं की। जुलाई की बारिश में भी ये गलियां और भी रहस्यमय हो जाती है, जहाँ छतों से गिरता परनालों का पानी और पत्थरों की सड़कों पर फिसलते पैर आपको किसी अजनबी के और करीब ले आते हैं। अगले कुछ हफ्ते हमारी इसी भूल भुलैया में गुजरे। हम सुबह कचौड़ी की गली में राम भंडार की गरम गरम कचौड़ियाँ और छनती हुई जलेबियाँ खाते। बाहर रिमझिम बारिश होती और अंदर कचौड़ी की तीखी सब्जी से जब वैदेही की जीभ जलती तो वह सी सी करती और मैं दौड़कर उसके लिए लस्सी ले आता। नीलकंठ की मलाईदार लस्सी अगर आपने नहीं पी तो दुनिया में आपने बहुत कुछ खो दिया। लस्सी से जब उसके होंठों पर सफ़ेद लकीर बन जाती तो वह हंस देती और उसी हंसी की गूंज आज भी मेरे कानों में है। हम दोनों घंटों गदौलिया के चौराहे पर एक ही छाते के नीचे सिमट कर खड़े होते और दुनिया को भीगते देखते। कभी संकट मोचन के पास अचानक आई तेज बौछार से डरकर वह मेरा हाथ पकड़ती तो कभी विश्वनाथ की गली में भीड़ में उसका भीगा हुआ कंधा मुझे छू जाता। वह छुअन किसी मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दिए जैसे पवित्र और गर्म थी, जो आज की सारी ठंडक को बुला देती थी। एक शाम हम लंका की एक दुकान पर खड़े होकर बनारसी पान खा रहे थे। पान मुंह में दबाए उसने आसमान से गिरती बूंदों को अपनी हथेली पर रोका और मुझसे कहा, सुनो, यहाँ का इश्क भी इस सावन की पहली बारिश जैसा है। जब बरसता है तो रूह तक को सराबोर कर देता है, लेकिन जब थम जाता है तो चारों तरफ एक अजीब सी तड़प छोड़ जाता है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वैदेही, मैं तो इस बारिश में कब का भीग चुका हूँ। अब मुझ पर कोई और मौसम असर नहीं करता है। उसने अपनी नज़रें झुका ली। जुलाई का शाम धुंधला सूरज उस वक्त बादलों के पीछे छिपकर हमारे चेहरों पर मध्यम से लाली छोड़ गया था। बनारस आपको सिर्फ जीना नहीं सिखाता, वह आपको मरना भी सिखाता है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बस एक घाट की दूरी है। जुलाई के महीने में जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो मणिकर्णिका की निचली सीढ़ियाँ पानी में डूब जाती है
और चिताएं ऊपर की गलियों और छतों पर जलने लगती है। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, हम दोनों मणिकर्णिका के घाट के ऊपर बनी एक पुरानी जर्जर हवेली की छत पर बैठे थे। नीचे तेज बारिश के बीच भी चिताएं जल रही थी। आग और पानी का एक गजब का मुकाबला चल रहा था। धुआं भारी होकर हवा में फैल रहा था और लकड़ियों के चटकने की आवाज़ बारिश के शोर के साथ मिलकर एक खौफनाक संगीत पैदा कर रही थी। दूर उफरती हुई गंगा की लहरों पर उन चिताओं का अक्स कांप रहा था। वह बहुत शांत थी। उसने अपना भीगा हुआ सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का सा कांप रहा है। मैंने पूछा, डर लग रहा है? उसने कहा, नहीं। इस उमड़ती हुई नदी और जलती हुई आग को देखकर डर खत्म हो जाता है। देखो कितनी बारिश तेज है और आग बुझने का नाम नहीं ले रही। और आग भी कितनी तेज हो इस नदी को सुखा नहीं सकती। यहाँ आकर लगता है कि सब कुछ अंत में राख और पानी ही होना है। तो लोग इतनी नफरत, इतना अहंकार क्यों पाल लेते हैं? उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर मैं इस सावन के बाद चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मैंने उसके माथे को चूमा। उस बोसे में सावन की बारिश की नमी और हवा की ठंडक थी। मैंने कहा, अगर तुम चली गई तो मैं इस घाट की राख बन जाऊँगा। बनारस में जो मरता है वह कहीं और नहीं जाता। वह यहीं की हवाओं में, यहीं की पानी में घुल जाता है। और मैं घुल जाऊंगा बनारस में। उस रात हमने कोई बड़ी बातें नहीं की, बस एक दूसरे की धड़कनों को सुना। नीचे लाशें जल रही थी, आसमान में पानी बरस रहा था और ऊपर दो जिंदा रूहें एक दूसरे में मुकम्मल हो रही थी। वह इश्क का सबसे गहरा रूप था, जहाँ जिस्म की कोई भूख नहीं थी, सिर्फ रूहों का एक दूसरे को स्वीकार कर लेना काफ़ी था। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से जो जुड़ता है वह कभी टूटता नहीं। लेकिन शायद किस्मत को हमारी कहानी को जुलाई के महीने की उस आखिरी उमस भरी उदास शाम में ही खत्म हो जाना था। जुलाई का महीना खत्म होने को था। इसके साथ ही वैदेही का रिसर्च भी पूरा हो गया था। उसे वापस दिल्ली लौटना था और उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। वह रूढ़िवादी परिवार से थी, जहाँ लड़कियों की मर्जी सिर्फ उनकी डायरी के पन्नों तक मौजूद रहती है। हमारी आखिरी शाम दशाश्वमेध घाट की आरती के वक्त थी। सावन का महीना होने के कारण भारी भीड़ थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक भारीपन था। उफनती गंगा के कारण आरती की घाट के ऊपर सीढ़ियों पर हो रही थी। हजारों दिए पानी की तेज लहरों पर डगमगाते हुए तैर रहे थे। शंख, डमरू और घंटियों की आवाज़ से पूरा माहौल गूंज रहा था। पंडित जी अग्नि की लपटों को हवा में लहरा रहे थे। चारों तरफ एक उत्सव था, लेकिन मेरे अंदर एक मसान जल रहा था, जैसे कोई मणिकर्णिका मेरे दिल में ही समा गया। वैदेही रो नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसने अपने थैले से निकालकर अपनी वही हरी साड़ी जो बनारसी थी मेरे हाथों में थमा दी और कहा, इसे अपने पास रखना। उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी थी। जब बनारस में बहुत अकेली बारिश हो तो इसे देखना और सोचना कि मैं तुम्हारे पास भीग रही हूँ। क्या हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे? मैंने पूछा। मेरा गला रुंध गया था। उसने गंगा की तेज लहरों में बहते और डूबते हुए एक दिए को देखा और कहा, बनारस से कोई कभी दूर नहीं जाता। तुम जब भी इस उफनते पानी को देखोगे तो मैं तुम्हें इस बहती हुई गंगा में दिखाई दूंगी। जब भी जुलाई में पहली बौछार गिरेगी, मेरी सांसें तुम्हें छुएंगी। हमारा इश्क पूरा होने के लिए नहीं था, हमारा इश्क तो बनारस है। उसने मेरे गालों को छुआ। उसके हाथ बारिश के पानी जैसे ठंडे थे। वह मुड़ी और छातों की उस भीड़ में गायब हो गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि बनारस में ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ सौंप दिया जाता है गंगा को, महादेव को। आज सालों बाद भी जब जुलाई का महीना आता है और आसमान में काले बादल घिरते हैं तो मैं 80 घाट पर बैठ जाता हूँ। अब पप्पू की दुकान थोड़ी बदल गई है, गलियों का शोर थोड़ा आधुनिक हो गया है, लेकिन सावन में गंगा का पानी आज भी उतना ही गहरा और उतना ही उफनता हुआ है। मेरे पास आज भी वो हरी साड़ी है। उसकी तहों में अब भी बनारस की बारिश, गंगा की मिट्टी और कपूर की मिली जुली खुशबू रची बसी है। नए आशिक एक ही छाते में सिमट कर घाटों पर बैठते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। मैं उन्हें देखकर मुस्करा देता हूँ। वे सोचते हैं कि मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, पर उन्हें नहीं पता कि वे सिर्फ एक जरिया हैं। असल में मोहब्बत तो यह शहर सावन की बूंदों के बहाने उनसे कर रहा होता है। वैदेही अब कहाँ है, किस शहर में है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि जब भी दिल्ली में जुलाई की तरह बारिश होती होगी, वह अपनी चाय में अदरक ढूंढती होगी। वह जब भी कोई शेर पढ़ती होगी, उसे मेरी वो भीगी हुई पर्ची याद आती होगी। मेरा इश्क अधूरा नहीं, बनारस था। वह मुकम्मल हो गया, क्योंकि अब मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे वैदेही नहीं दिखती। मुझे सावन के महीने में भीगा हुआ पूरा का पूरा बनारस दिखता है, और जब मैं बनारस को देखता हूँ तो मुझे उसमें वैदेही मुस्कराते हुए मिलती है। हम दोनों गंगा के दो किनारे बन गए जो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन एक ही नदी के सहारे हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, बनारस की तरह। जय द्वारिकाधीश।